बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है। आइनी बेंच ने भी समाअत की है और सादा बेंचेस ने भी बड़े अहम केस की समाअत की है। आदिल बाज़ई जो PTI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA हैं कोयटा से, उनके मुकदमे की समाअत हुई है और उनके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स का केस, मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त भी 83 या 84 जो लोग हैं वो मिलिट्री की कस्टडी में है। आज समाअत बड़ी गैर मामूली थी, गैर मामूली रिमार्क्स भी आए और कुछ इस्तदाएँ मुस्तरद भी हुई और इसके अलावा जुर्माना भी हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे अरशद शरीफ के केस से मुतल्लिक और सहाफ़ियों के केस से मुतल्लिक कि क्या हुआ। आज तकरीबन 18 माह के बाद ये केस फ़िक्स हुआ, तो ये केस आगे क्यों नहीं बढ़ सका, इस पे जो है वो बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आदिल बाज़ई के केस पे ही आ जाते हैं। आदिल बाज़ई के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था स्पीकर कौमी असम्बली ने। सदर जो मुस्लिम लीग है नवाज़ शरीफ, मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने रेफरेंस जो है वो उनको भेजा था कि इनका रेफरेंस बनाकर भेजें और उसके बाद रेफरेंस गया इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया क्योंकि उन्होंने उन पर 63A लागू हुआ कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर वोट नहीं दिया और पार्टी की जो डायरेक्शन थी उस पर अमल नहीं किया। आज की समाअत में बेंच क्या था, आज समाअत हुई क्या है, क्या लगता है आपको कब तक फ़ैसला उसका हतमी तौर पर हो जाएगा? देखें, इसका फ़ैसला हतमी तौर पर भी मेरा ख़्याल है जल्दी होगा, क्योंकि डेट पहले अगले माह की पड़ने लगी थी। फिर बेंच ने आपस में मशावरत की और उस बेंच ने फिर ये किया कि इसको 12 दिसंबर तक रखा है और 12 दिसंबर को इसको जवाब सुना जाएगा इलेक्शन कमीशन का। लेकिन इसमें सवालात बड़े अहम उठा लिए गए हैं। ठीक है। इसमें आपको पता है आदिल बाज़ई का मामला मशकूक था कि ये आज़ाद उम्मीदवार के बाद क्या बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे, या ये आज़ादी थे या ये PTI के हैं। हिमायती तो वो PTI के हैं बरमला, वो तो ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए पार्टी पॉलिसी से इनराफ पर उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा गया था। अब उनका मौक़िफ़ ये है जी कि उनका जो हल्फ़नामे का मामला है जो कि उन्होंने हल्फ़नामा को दिया था वो सिविल कोर्ट में है, तो उसके वहाँ चलते हुए इलेक्शन कमीशन मेरा फ़ैसला नहीं कर सकता और फिर इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस देकर, मतलब हलफनामा में जो उनके से मंसूब किया जाता है उसके ख़िलाफ़ वो सिविल कोर्ट में है। हाँ, सिविल कोर्ट में। तो वो कहते हैं जी कि वो मैं तो सिविल कोर्ट लेके गया हुआ हूँ। तो वहाँ पे जब तक फ़ैसला नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन मेरे ख़िलाफ़ नोटिस दे के मुझे सुने बगैर एकदम जनाब रेफरेंस आया और 21 नवंबर को मुझे डी-सीट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये तीनों टेक्निकल चीज़ें हैं। इस पे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच था। उन्होंने पूछा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि इलेक्शन कमीशन क्या सिविल कोर्ट में चल रहे मैटर पे खुद सो मोटो ले सकता है, खुद उसका नोटिस ले सकता है जी कि नहीं वो नहीं और हम करेंगे? ये कैसे हो गया है? किसी को कौमी असम्बली से ऐसे ही निकाल देना कोई मतलब इतना आसान मामला नहीं है। इसलिए इसको रखा गया है 12 दिसंबर के लिए और उनको जो मुअत्तल किया है फ़ैसला और उनको दोबारा बतौर कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर बहाल किया गया है। मामला ये चला जी कि अब चूँकि वो आज़ाद उम्मीदवार थे और उनकी शमूलियत का मामला है और ये किस केस में डिसाइड हुआ है, ये मखसूस नशिस्तों पे और मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देने वाले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। अब उनके सामने ये लगा हुआ था तो उनके वकील ने ये कहा, बाज़ई साहब के वकील ने जी कि ये तो मखसूस नशिस्तों के मामले में तय पा चुका है कि बंदा शामिल हो। तो उन्होंने कहा जी वो आप अभी तक रियली उस पे रिलाई कर रहे हैं, वो तो उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी अमल नहीं हुआ। तो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि आप तो वो कहते हैं कि हम 26वीं तरमीम भी ले आए हैं, बहरहाल उसको चलें। लेकिन उन्होंने कम वक्त में ही सुन के 21 नवंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से जिन पॉइंट्स पे जवाब मांगा है, मेरा ख्याल है कि वो आसान नहीं होने वाला इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि वो मुश्किल सवालात हैं कि आपने एक तो सुना नहीं, दूसरा सिविल कोर्ट का मामला है, तो टेक्निकल रीजंस बाकी छोड़े ना कि वो किस में हैं या किस में नहीं। इलेक्शन कमीशन का 21 नंबर वाला फैसला टेक्निकल रीजंस की वजह से शायद बरकरार ना रह सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद समझ रहा हो कि जस्टिस काजी फायजी साहब बतौर चीफ जस्टिस बेंच को ऐड कर रहे हों और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो सवालात के जवाबात देने हैं वही जवाबात देते रहे। और माजी में हमने देखा भी, जब बल्ले का निशान लिया गया तो 10 बंदे कह रहे थे हम PTI हैं और PTI कह रही थी ये नहीं है।
तो ये भी एक डिटरमिन होना था, जो एक बाकायदा तौर पर एक फोरम पे जाकर डिटरमिन होना था, लेकिन वहाँ पे जस्टिस काजी फाइसा ने कहा नहीं ये पीटीआई ही है और बल्ला आपको नहीं मिल सकता। तो उस वक़्त जो है वो वक़्त भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, बेंच जो है वो केस लड़ा करता था। तो अब देखते हैं कि 12 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन इन अहम सवालात के जवाबात दे पाता है या नहीं। बड़े अहम सवालात हैं। काजी साहब का तो एक ही मानना था ना, काजी साहब का मानना था कि इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा आईनी इदारा है कि उसके खिलाफ काजी साहब तो शायद तरगीब दे रहे थे गवर्नमेंट को कि आप एक लेजिस्लेशन करेंगे, इलेक्शन कमीशन का फैसला ये चैलेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते तो इतना बड़ा आईनी इदारा है कि आप उसके खिलाफ फैसला दे नहीं सकते, तो फिर उसका फैसला चैलेंज भी नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि चैलेंज तो वहाँ हो, उस फोरम पर हो जो फोरम दोनों चीज़ें करने का मुख्तार हो, कि वो उसके हक में भी दे सके, उसके खिलाफ भी दे सके। उसके खिलाफ दे ही ना कर सके, वो इतना बड़ा आईनी इदारा है कि उसकी सिर्फ इज्जत करनी है, उसके तनाज़े का फैसला नहीं करना, तो फिर उसको नहीं आना चाहिए ना अदालत। काजी साहब का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा वो था, इसलिए शायद लोग समझते हैं कि शायद काजी साहब अभी भी शायद फ्यूचर के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उनकी बातें चल रही हैं, कई लोग ये कह रहे हैं, तो शायद वो इसीलिए इतना बड़ा आईनी इदारा। वैसे काजी साहब को बिल्कुल भी जो है वो ओहदा नहीं लेना चाहिए, जो बची खुची है वो भी जाती रहेगी, तो इसलिए उनको अब रिटायरमेंट की एज जो है वो गुजारनी चाहिए। जो उन्होंने झंडे लगाए हैं इस सुप्रीम कोर्ट में, वो सबको पता है कैसे उन्होंने सिस्टम को सपोर्ट किया अंदर रहकर, कैसे अपने ही इदारे को कमज़ोर किया अंदर रहकर, कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कंट्रोल दे दिया जो है वो सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पता है सबको। तो आगे बढ़ते हैं। सोहेल रशीद साहब, 12 दिसंबर को अब ये केस लगेगा, मिलिट्री कोर्ट्स का केस, वो अब किस स्टेज पे है? आज क्या कहा गया? बड़ी अहम रिमार्क्स भी आए हैं। कोई जवाद ख्वाजा साहब को 20,000 रुपया जो है वो जुर्माना भी कर दिया गया है। तो क्या माहौल था आज कमरा अदालत में? आज माहौल जो है ना बड़ा संजीदा था। अच्छा। आज आगाज़ में पहले उनकी दरख्वास्त टेकअप की गई, जवाद ख्वाजा साहब की, और उसमें उनके वकील ख्वाजा अहमद हसन ने कहा जी कि चूँकि 26वीं तरमीम अभी इन क्वेश्चन है, तो इसका फ़ैसला अगर आ गया, वो कलअदम हो गई, तो इस बेंच के फ़ैसलों की वक़्त नहीं रहेगी, कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि नहीं, फ़ैसलों की तो प्रोटेक्शन होती है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर उन्होंने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को बुलाया और उन्हें कहा जी कि पहले तो उन्हें कहा जवाद ख्वाजा साहब को कि आपका शायद कोई अजीज़ रिश्तेदार कोई मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है नहीं, इसलिए आप इल्तवा चाहते हैं। हफीज़ नियाज़ साहब से पूछते हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल चलाना चाहता हूँ केस। तो फिर जवाद ख्वाजा साहब की जो दरख्वास्त थी सीएम, उसको 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज किया गया है। ये भी गैर मामूली है। गैर मामूली है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और जस्टिस जवाद ख्वाजा का नाम हमेशा हमने लोगों को इज़्ज़त से लेते सुना है, इस बेंच वाले लोगों से भी, लेकिन आज उन्होंने ये फ़ाइन लगाया है। और उन्होंने ज़ाहिर है कुछ अरसे से, ऐसा नहीं है कि पहली बार, ऐसी दरख्वास्तों पर यह बेंच लगा रहा है फ़ाइन, टू बी ऑनेस्ट ये लगा रहे हैं। वैसे सोहेल साहब, जवाद ख्वाजा साहब का फेस देख के शायद छोड़ देते, लेकिन नहीं छोड़ा। परसों वैसे हमने भी यही जिक्र किया था कि फ़ाइन का तो नहीं, लेकिन हमने ये कहा था कि ये एंटरटेन नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन, और केस को आगे बढ़ना। हाँ, ग्रेस के लिए शायद उनकी खाली पिटीशन छोड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने शायद इक्वल ट्रीट करने के लिए ये किया है। अब इसमें नई चीज़ें भी चल रही हैं, शायद जवाद ख्वाजा साहब इस फ़ाइन को अदा नहीं करेंगे और वो इसको अपनी वो समझते हुए इसको चैलेंज करने के लिए हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई मैं क्यों दूँ ऐसा जुर्माना, मैंने तो एक लीगल पॉइंट रेज़ किया है और वो केस पहले क्यों नहीं लग रहा। तो इस तरह की चीज़ें शायद उधर से भी आ जाएँ, लेकिन खैर उसके बाद केस चला। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए हैं बड़े तफसीली, और उन्होंने एक चीज़ जो एक पॉइंट रेज़ किया वो ये कि ये मिथ आर्टिफिशियल है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, और उनके पास इसमें आर्गूमेंट था, बिल्कुल था, कि अभी भी शिक मौजूद है आर्मी एक्ट में जो अलो करती है कि जो मिलिट्री के साथ या आर्म्ड फोर्सेस के साथ फॉर टाइम बीइंग जिन कंपनीज़ को हायर किया जाता है, इंगेज किया जाता है, किसी भी पर्पज़ के लिए कोई ठेका दिया जाता है, उस कंपनी पर, उसके मुलाजमीन पर भी वो फिर लागू हो जाता है। अगर वो वहाँ पर काम करते हुए कुछ ऐसा करें तो वो आर्मी एक्ट पे हो जाते हैं। जैसे कि वो किसी अफसर को काम से रोकने की कोशिश करें, किसी को वर्गलाएँ, किसी को बगावत पर उकसाएँ, कोई अंदर हमला कर दें, कोई अंदर क्राइम कमिट कर दें, चोरी कर लें, उन पर वो लगेगा, आर्मी एक्ट की शिकें लगेंगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर आप इन शिकों को भी कलअदम कर दें,
या फिर अगर ये मौजूद है तो फिर ये ना कहेंगे सिविलियन का ट्रायल हो नहीं सकता। तो इस पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वो तो आपका तो इस शिक के अंदर ये केस नहीं आता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि ये तो कैटेगरीज है ना सिविलियन की। तो ख्वाजा अरसलान कहा यस मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ कि कैटेगरीज कुछ हैं जिनको अलाउ किया जाता है। तो उन्होंने कहा जी ये तो कैटेगरी अलग है। तो फिर ख्वाजा अरसलान कहा जी कि जो हमला करे वहाँ पर उनका भी इसमें आता है, उन पर भी ये एक्ट लागू होता है, उनको भी वहाँ ट्रायल किया जा सकता है। ये उनके आर्गूमेंट्स थे। लेकिन 9:30 से 11 तक का टाइम रखा होता आईनी बेंच ने, 11 बज गए थे और अभी केसेस अरशद शरीफ का बाकी था, हमारा साफ़ियों वाला केस बाकी था। फिर 11 बजे इसको कंक्लूड किया गया, लेकिन कल तक के लिए मुलतवी किया गया। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो सामने आया है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने शायद ये क्वेश्चन रेज किया है, वो बताएं वो क्या क्वेश्चन क्या है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह सवाल उठाया कि क्या जिन लोगों की, क्योंकि ये पहले तो बुक किए गए थे अंडर ATC ATA एंटी टेररिज्म एक्ट, ATC में इनके केसेस थे, वहाँ दरख्वास्त आई थी, फिर वहाँ से इनकी हवालगी ली गई। तो उन्होंने कहा जी कि क्या ATCs के कोई स्पीकिंग ऑर्डर्स मौजूद हैं कि जिसमें स्पीकिंग ऑर्डर तो ये होता है ना जिसमें रीजनिंग दी गई हो कि क्यों इनका केस बाकी से डिफरेंट है और इनको भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी वो पहले डिटेल हमें कोई ऐसी है तो दे दें। तो ख्वाजा आरस फौरी तौर पर तो इस पर नहीं बता सके। उन्होंने कहा जी आप क्वेश्चन नोट कर लें और फिर हमें बता दीजिए। वैसे सुहेल साहब अज़राए तफन्नुन में बात करूँगा कैसे होगा अब ये स्पीकिंग है या नहीं, नहीं ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग ही होता है। ऑर्डर जो ATC कोर्ट है वो वर्बल ऑर्डर नहीं कर सकती, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि कोई कहे कि हमें वर्बली कहा कि आप ले जाएं। ये स्पीकिंग ऑर्डर होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास केस था, इमरान खान साहब ने ही दायर किया था और उन्होंने यार हमें खदशा है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल होना है। तो वहाँ 2-3 समातें हुई, उसमें जो एक नुक्ता सामने आया वो नाज़रीन ये था कि कानूनी तौर पर जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो एक दरख्वास्त देंगी कि फ़लाँ बंदा जो है फ़लाँ मुल्ज़म हमें रिक्वायर्ड है। तो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उस दरख्वास्त पे उस फ़लाँ बंदे या मुल्ज़म को भी नोटिस करेगा और वो मुल्ज़म ख़ुद या अपने वकील के ज़रिए उसमें पेश हो सकता है। मजिस्ट्रेट सुनेगा और स्पीकिंग ऑर्डर देगा। तो ये तो उन्होंने तरीक़ाकार बताया था। अब ये जो मांग रहे हैं, एक चीज़ में मेरे लिए क्लियर कर दें, ये वो किसी भी आम बंदे के लिए कह रहे हैं या एक बंदा पहले से एक केस में एक तहवील में है ना, एक बंदा जुडिशल रिमांड पर है फ़र्ज़ किया, या फिज़िकल कस्टडी में है जो ATC ने ग्रांट कर रखी है, तो उसकी दरख्वास्त मजिस्ट्रेट के पास जाएगी या ATC के पास जाएगी। अच्छा, इसमें ठीक आपने पॉइंट आउट किया। जो ये वहाँ पे डिस्कशन हुई थी वो यही थी कि वो जिस कोर्ट में ऑलरेडी है उस कोर्ट से होना है तो वो उस कोर्ट के ज़रिए आएगा, और दूसरा आम बंदा, कोई आम बंदा फॉर एग्जांपल पकड़ा गया है जो पहले कस्टडी में नहीं है, उसको कस्टडी में लिया गया है, तो फिर जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं या मजिस्ट्रेट के पास जिस तरह बंदे पेश होकर उनके रिमांड दिए जाते हैं, तो उस मजिस्ट्रेट के पास ही पेश होकर उसका रिमांड टाइप मतलब उसकी हवालगी होनी है, इसी तरह हवालगी होनी है। ये जो है लेकिन फिर मौजूदा केस में तो फिर इस पे इतलाक नहीं होता ना, मौजूदा केस में तो फिर अंडर कस्टडी मुल्ज़मान, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इट मीन्स कि ये तो ठीक हुआ है कि मतलब प्रोसेस आप कहते हैं ऑर्डर, आप सिर्फ देखना ये है कि ऑर्डर स्पीकिंग है या जस्ट वन पेज का है कि ये मांगा गया और हम दे रहे हैं। स्पीकिंग ऑर्डर ये होता है। स्पीकिंग ऑर्डर आपको पता है कई बार हाई कोर्ट्स रिमांड बैक करती हैं मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स वगैरह की चीज़ों को कि स्पीकिंग ऑर्डर जारी करें। सर्विस मैटर्स में अक्सर आपने देखा होगा स्पीकिंग ऑर्डर रीजनिंग के साथ होता है ना, तो स्पीकिंग ऑर्डर्स होता है ये कि बोल के बताए कि क्या है भाई हुआ, रीजनिंग दे के किस बुनियाद पर आप हवाले कर रहे हैं, वो स्पीकिंग ऑर्डर क्या है वो देखना है कि उन पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं या नहीं, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के बुनियादों पर जायज़ा ले सकती है ना। अच्छा, एक और बात भी हुई थी कि शायद वो कह रहे हैं कि हम फ़ैसला दे दें, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने ट्रायल कंक्लूड कर सकते हैं, फ़ैसले नहीं दे सकते। तो ये भी आज कोई बात की गई है? हुई है, ये बात हुई जब आखिर में था केस तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब तशरीफ़ लाए रोस्टम पर। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 85 दीगर एक्यूज़ पर्सन है उनके साथ कस्टडी में है, और आम कस्टडी में होता तो रिमांड मुकम्मल होकर वो जुडिशल हो चुका होता और फिर वो बेल अप्लाई कर सकता था या सज़ा हो चुकी होती तो अपील में आ सकता था। तो आप ऐसा करेंगे या तो उन्हें सज़ा सुनाने दें या जुडिशल कर दें उनको। तो हुकूमत ने कहा हाँ जी कुछ लोगों की सज़ा सुनाने दें, तो कोर्ट ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया। अच्छा। इस बात पे बेंच सरबराह जस्टिस मीनुद्दीन खान ने हफीजुल्लाह नियाज़ की ठीक ठाक सरजनश कर दी। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि यहाँ आप तकरीर ना करें, और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि ये इजाज़त देना तो फ़ैसले सुनाने की इख्तियार तस्लीम करना होगा, क्या आप दे सकते हैं सज़ाएँ।
या उनकी बरीयत या फ़ैसले उनको ट्रायल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा जी सारे वकला हमारे साथ ताउन करें, ये इल्तवा-मिल्तवा ना करें, हमें ये केस डिसाइड करने दें। अब कल समाअत होगी। कल फिर समाअत रखी गई है। अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ आइनी बेंच का टाइम थोड़ा-सा गलत है। आइनी बेंच ने तरतीब थोड़ी-सी उल्टाई हुई है। सुबह 9:30 से 11 तक इतने बड़े केसेस के लिए आप टाइम नहीं रख सकते। फिर डेली या तो एक केस लगाएँ उसको चलाएँ। आपने 10 केस लगाए होते हैं, 1.5 घंटे में नहीं अमलन हो सकते। या तो आइनी बेंच 11:30 के बाद बैठा करे, रेगुलर बेंच ये सुबह चलाएँ, 11:30 के बाद बैठ जाएँ और फिर ताकि थोड़ा-सा टाइम मिले केसेस इस तरह के मेरा ख्याल है फिर डिसाइड ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हो सकते हैं। आज आइनी बेंच फिर 11 से ज़्यादा देर तक बैठा, 11:30 उन्होंने बाकी बेंचेस में जाना होता है, रेगुलर बेंचेस में, तो वो आधा घंटा ब्रेक वाला भी चाय उन्होंने भी दिया है। होती है। हाँ, ब्रेक वाला उन्होंने इन्हीं को टाइम वो बल्कि हमें दिया है, इसलिए कि वो केसेस हमारे अरशद शरीफ केस में क्या अरशद हुआ? शरीफ केस था। अरशद शरीफ केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया जी कि कीनिया के साथ हमारा एविडेंस एक्सचेंज का जो एक एग्रीमेंट है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जिसे कहते हैं MLAs का, उसका एग्रीमेंट तैयार है और कल उस पे हमारा जो है ना साइन होना है दोनों के दरमियान। तो इसलिए हमने अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं दी, वो हो जाए फिर वहाँ से हम चीज़ें लेके आपको वैसे रिपोर्ट देंगे। ये वही स्टेज है जिधर रुका हुआ है केस। वैसे सुहेल साहब ये जून 2023 में भी इस स्टेज पे था। वो बंदयाल साहब अब ने डेट दे जुलाई दिया ना, ये कल आ रहा है। बंदयाल साहब ने जुलाई 2023 में कहा कि जून को कहा कि जुलाई में आप रिपोर्ट दे देना। जुलाई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। आज दिसंबर 2024 है। आज भी गवर्नमेंट वहाँ पे खड़ी है जी। हम MLAs में दस्तखत हो रहे हैं। ऐसे लगता है कि इन्होंने कहा था कि यार केस एक दफ़ा लग जाए, अगर तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी तो कहेंगे दस्तखत हो रहे हैं, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट हियरिंग पे आपको जो बता देंगे। और चलें एक और तारीख जो पड़ गई, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अक्टूबर 2022 का ये मामला है और आज जो है वो दिसंबर 2024 है। मतलब तकरीबन 26 माह हो गए हैं और अरशद शरीफ वो केस को। आपको पता है शौकत जी सिद्दीकी साहब थे इनके जी, जी। वकील अरशद शरीफ शहीद की वालदा के। आज कौन पेश हुआ है? आज उनकी जगह चूँकि वो तो अब लग गए हैं ना माशाल्लाह जी, जी। उसमें NIRC। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो हाँ। वो है वो अ, इमरान शफ़ीक जो उनके शागिर्द ख़ास भी हैं, साबिक़ नायब प्रोसिक्यूटर भी हैं, क्रिमिनल केसेस भी करते हैं अब, ठीक। वो पेश हुए थे। ठीक। उन्होंने अभी वकालतनामा वगैरह मेरा जमा कराना है, उन्होंने आगाह किया, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अरशद शरीफ की वालदा को और उनकी फैमिली को प्रोवाइड कर दें ताकि वो उसको देख सकें। तो साथ उन्होंने कहा जी कि केस जल्दी दोबारा लगाएं। तो कोर्ट ने ये कहा जी कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसको लगा देंगे, डेट नहीं दी। अच्छा, डेट नहीं दी थी। और एक और मामला भी था साफ़ियों यहाँ पे कमर मेकन जो है वो साफ़ियों का वो पता है आपको, मैं साफ़ियों का नोटिस पुराना हुए केस थे हुआ है। चीफ जस्टिस जी, काजी जी। फायद साहब के दौर में, वो तो गैर मौसर हो चुका है, लेकिन उसमें मतीउल्लाह जान और इन सारों के ऊपर जो मामलात पहले अगवा और जी, जी। पहले वो थे, असद तूर वगैरह पे। हाँ, वो भी सारा क्लब केस है ये। वो कॉल हुआ था तो उसमें जो प्रेस एसोसिएशन के वकील हैं सलाउद्दीन साहब, कराची से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए थे, वो उन्होंने हमारी नुमाइंदगी की थी। उन्होंने कोर्ट के सामने एक मामला रखा है कमर मैकन का। ठीक। कमर मैकन GTV से हैं और रिपोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा जी कि वो 2-3 रोज़ से शिकायत कर रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है, उनके घर शायद पुलिस भी गई है, रेड हुए हैं, और उनके घर कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी चाहिए, लेकिन थाने से ये भी नहीं पता चल रहा कि केस क्या है। तो इस पे फिर आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने IG साहब को डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर कोई केस है तो हमें बताएं, अगर केस नहीं है तो हरासा ना करें। ये बड़ी अच्छी बात है चलें इस हवाले से, क्योंकि जो सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं, सहाफ़ियों को भी रिसेंटली भी वाक़या हुआ, अभी भी हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। हम नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।